हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन है जो, और नवोदय विद्यालय समिति है, और इसमें नई रिक्रूटमेंट नोटिस आया है नॉन टीचिंग पोस्ट का। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये एनटीए द्वारा किया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो जो एनवीएस है, नवोदय विद्यालय समिति, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है। और इसमें जो स्कूलिंग में है, इसमें नॉन टीचिंग पोस्टें हैं कुछ नवोदय विद्यालय। और इसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो अलग अलग है, जैसे हेड क्वार्टर ऑफिस है जो एनवीएस का, या फिर जो इसके रीजनल ऑफिस है, फिर एनएलआई है, या फिर जो भी जेएनवी है इनके, जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ पे ये सारी पोस्टें हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट है जो। और इसकी जो ऑफिशियल साइट है जो नवोदय की, एनवीएस की, वो है www.navodaya.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, जहाँ से आपको फॉर्म अगर अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको यहीं पे मिलेगी। तो इस नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं क्या क्या पोस्टें आई हैं, क्या उनकी स्टार्टिंग डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी की एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे करनी है। तो एक बार डिटेल में इस नोटिस को पढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले दिखाते हैं कि जो ऑनलाइन अप्लीकेशंस हैं वो आपको 22 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। ठीक है, जो फॉर्म्स हैं जो नॉन टीचिंग पोस्ट के, वो 22 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, और लास्ट डेट है उसकी 30 अप्रैल। ठीक है, 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक का आपको टाइम दिया गया है। और साइट है, या तो फिर आप एनटीए की साइट से जाना है, nvs.ntaonline.in पे, या फिर आपको जो दूसरी साइट है नवोदय की, www.navodaya.gov.in, यहाँ से आपको अप्लाई करना है 22 मार्च से 30 अप्रैल तक। इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, लास्ट डेट वो भी 30 मार्च से शाम को 5 बजे तक, सॉरी 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल तक शाम को 5 बजे तक ही फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, और फीस भी 30 अप्रैल को शाम को 5 बजे तक ही पे करनी है। इसके अलावा इसमें करेक्शन का भी विंडो ओपन की जाएगी। करेक्शन के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, और वो है 2 मई टू 4 मई, 2 मई से लेकर 4 मई तक आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डाटा गलत डाल दिया तो उसको करेक्शन का 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 मई से लेकर 5 मई तक, 4 मई तक का। ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है वो इन्होंने दिखा रखी है, nvs.ntaonline.in या फिर www.navodaya.gov.in। ये जो दो इनकी ऑफिशियल साइट है, यहीं से ही आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, यहीं से ही आपको जाके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इसमें जो भी पोस्टें हैं उनको सबसे पहले इनकी एप्लीकेशन फ़ीस दिखा रखी, कितनी क्या आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी हर पोस्ट के लिए। तो जो सबसे पहले एक पोस्ट थी, फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है। इसमें फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है, और उसमें जनरल, फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट में जनरल, AWS, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 1000 रुपये तो एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, साथ में 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस। ओवरऑल आपको 1500 रुपये फ़ीस पे करनी है फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट की जो फीस, एप्लीकेशन फ़ीस। जनरल कैटेगरी के लिए, AWS कैटेगरी के लिए और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ओवरऑल देनी पड़ेगी। उसके अलावा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ओवरऑल 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है, 500 रुपीज़। तो उनको ओवरऑल फ़ीस पे करनी पड़ेगी 500 रुपीज़। ठीक है, उसके अलावा और जो भी बच गई और मल्टीपल जो पोस्टें हैं सारी, इन सभी पोस्टों के लिए जो ओवरऑल जो फीस पे करनी है वो 1000 रुपये है। SC OBC को, सॉरी जनरल UR कैटेगरी और OBC को, UR, AWS और OBC कैटेगरी को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वहीं SC ST को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, ओवरऑल 500 रुपये फ़ीस पे करनी है। ठीक है, ये इसमें फ़ीस प्रोसेसिंग फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस मिला के टोटल फ़ीस दिखा रखी है 1500 रुपये और 1000 रुपये, और उनके लिए 500 रुपये फिक्स है, SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। नॉन टीचिंग जो भी सारी पोस्ट है उन सभी का एप्लीकेशन फ़ीस ही दिखा रखी है। इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि कैंडिडेट्स को फॉर्म अप्लाई करना, ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, जो ऑफिशियल साइट है। तो और उस चीज़ के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट दिखा रखी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, जैसे आपके में 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल भी होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड वगैरह, और आपकी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होनी चाहिए।
उसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है, फ़ोटो साइन भी अपलोड करना है, ठीक है। वैलिड मेल आईडी और फ़ोन नंबर ये ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें डिटेल्स फिलअप करनी है, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिखा रखा है एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और वो ये लिखा रखा है कि एटलीस्ट 4 प्रिंट आउट ऑफ द कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। जो भी ऑनलाइन फॉर्म जो आप फिलअप करोगे उसका जो कंफर्मेशन पेज है उसके कम से कम आपको 4 प्रिंट अपने पास रखने हैं, ये ध्यान रख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करके इन्होंने लिख रखी है, यानी कि आपको सॉफ्ट कॉपी सेव करके रखनी है कंप्यूटर में डाउनलोड करके। ये मत सोचना कि बाद में नहीं निकलेगी। जो फॉर्म अप्लाई करो डाउनलोड फिलअप हो जाए कंप्लीट फीस वगैरह पे के बाद, तो एप्लीकेशन फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास प्रिंटर की सुविधा है तो उसकी कम से कम 4 कॉपी आपको निकाल के रख लो, लेकिन उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आपको सेव करनी जरूरी है अपने पास, वो जरूर रखनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो 1 बाय 1 करके एक बार सारी पोस्टों की डिटेल भी चेक कर लेते हैं। एस्पिरेंट्स इसमें ये दिखा रखी है जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है एनवीएस की, नवोदय विद्यालय समिति की, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट। और इसमें है रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ऑडिट असिस्टेंट की, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर या आरओ कैडर से, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर से, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर और एमटीएस स्टाफ की। तो ये सारी मल्टीपल पोस्टें हैं जो नवोदय विद्यालय समिति में जो इसमें दी गई है एनवीएस के अंदर। तो अब 1 बाय 1 करके सभी पोस्टें इसकी चेक कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले इन्होंने बेसिक में लिख रखा है कि जो हेडक्वार्टर है वो इनका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। जो पोस्टें हेडक्वार्टर की हैं उसके लिए आपको ये नोएडा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद इनके 8 रीजनल ऑफिस हैं, 8 जगह इनके ऑल ओवर इंडिया में रीजनल ऑफिस है। वो कहाँ पे हैं? भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग में 8 एनवीएस के रीजनल ऑफिस हैं। इसके अलावा एनएलआई हैं 7 हैं, और वो हैं अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी और उदयपुर। ये 7 जगह हैं जो इनके एलआई ऑफिस हैं। उसके अलावा मोर देन 650 से ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑफिस हैं, ये जहाँ भी इनकी रिक्रूटमेंट्स हैं, जहाँ भी एनवीएस वालों की, एनवीएस के जो स्कूल है, जेएनवी जो स्कूल है इनके, इन सभी में जो रिक्रूटमेंट है उन सभी की ओवरऑल दिखा रखी है, हेड ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में। इसके अलावा जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ भी जो भी नॉन टीचिंग पोस्टें हैं जहाँ पे भी वो सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग से कैडर दिखा रखा है, किस किस कैडर में कौन सी है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें कौन कौन सी कैडर की पोस्ट है? फीमेल स्टाफ नर्स की, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मैस हेल्पर। वहीं इनका हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस हैं, उनमें जो पोस्टें हैं वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये है हेडक्वार्टर और आरओ कैडर की पोस्टें हैं। तो आप इनमें से चेक करके पहले देख के फिर उसके बाद अप्लाई करना कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अब इनकी 1 बाय 1 पोस्ट दिखा रखी है। सबसे पहले है पोस्ट कोड नंबर 1 और वो है फीमेल स्टाफ नर्स, और ये है ग्रुप बी की पोस्ट। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर 1 है। इसमें जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो है 121। फीमेल स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्टें हैं वो है 121, और जो 121 जो पोस्टें हैं उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे यूआर के लिए 85 पोस्टें हैं फीमेल स्टाफ नर्स की, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 12, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 2, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स की जो पोस्टें हैं 85 जनरल कैटेगरी के लिए, 12 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए भी 12, एससी कैटेगरी के लिए 10 और एसटी कैटेगरी के लिए 2, टोटल 121 पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स की। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट भी ग्रुप बी की पोस्ट है और इसका पोस्ट कोड नंबर 2। पोस्ट कोड नंबर 2 है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में, और इसमें जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो 5 हैं। 5 वैकेंसीज में से 4 ये यूआर कैटेगरी के लिए हैं और 1 फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 5 पोस्टें हैं ये। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी की। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी और पोस्ट कोड नंबर इनका 3, पोस्ट कोड नंबर 03 पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट। इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 12 ऑडिट असिस्टेंट की। इनमें से 8 है वो यूआर कैटेगरी के लिए, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 1 फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 2 फॉर एससी कैटेगरी। इस हिसाब से जो 12 पोस्टें हैं ऑडिट असिस्टेंट की उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, ये है पोस्ट कोड नंबर 4।
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की ओवरऑल वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो वो है 4, टोटल वैकेंसीज इसमें 4 हैं। इसमें से 2 है वो यूआर कैटेगरी के लिए, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफ जेटीओ की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट ये भी ग्रुप नंबर 5 ग्रुप बी की पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर 5 है इसका। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1 है लीगल असिस्टेंट, और वो यूआर कैटेगरी के अंदर दे रखा है लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके बाद आगे है और वो है पोस्ट स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो है ग्रुप सी की पोस्ट है, और ये पोस्ट कोड नंबर है 6, पोस्ट कोड नंबर 6। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 23 वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर की। 23 वैकेंसीज में बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 14 है, 14 पोस्टें हो जनरल कैटेगरी के लिए है, यूआर कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए भी 2 वैकेंसीज है, 4 एससी कैटेगरी के लिए और 1 एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी पोस्ट कोड नंबर 6 में। अगली जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो भी ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसका पोस्ट कोड नंबर है 7। कंप्यूटर ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो ओवरऑल वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 2 हैं, और 2 की 2 पोस्टें हैं वो यूआर कैटेगरी में दी गई है। ठीक है, 2 पोस्टें हैं यूआर कैटेगरी में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। जो भी यूआर कैटेगरी की पोस्टें हैं उस पर आप किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को आप अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रख के चला। जो यूआर कैटेगरी की पोस्ट है उसके अगेंस्ट सभी कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है और वो है कैटरिंग सुपरवाइज़र। कैटरिंग सुपरवाइज़र ग्रुप सी की पोस्ट है, और पोस्ट कोड नंबर 8 कैटरिंग सुपरवाइज़र। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो है 78। कैटरिंग सुपरवाइज़र की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 78 हैं। इनमें से यूआर कैटेगरी के लिए 44 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 हैं, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट है, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 4 पोस्टें हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर जो ग्रुप सी की पोस्ट है इसमें 78 वैकेंसीज हैं, जिसमें से यूआर के लिए 44, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 4 सीट रिजर्व की गई है। इसके अलावा इसमें अगली है और वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, और ये है हेडक्वार्टर और आरओ रीजनल ऑफिस कैडर की। ध्यान रखना ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के कैडर की है, और ये है पोस्ट कोड नंबर 9। इनके पोस्ट कोड नंबर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की एक पोस्ट JNV में भी है और एक ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस की है। इस पोस्ट की बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 9 में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 21 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। इसमें ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैटेगरी है। इसमें टोटल यूआर के लिए 13 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 हैं, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 है। 21 वैकेंसीज हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर से। इसके बाद अगली पोस्ट भी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और ये है JNV कैडर से, जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर से। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, इसका पोस्ट कोड नंबर 10 है 10। इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की JNV कैडर में वो है 360 वैकेंसीज हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। ये JNV कैडर से है। 360 जो वैकेंसी है उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 145 सीटें हैं 145, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 सीट है 36 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 86 है 86 पोस्टें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 67 हैं 67, और एसटी के लिए 26 सीटें हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर पोस्ट कोड नंबर 10 में 360 टोटल वैकेंसीज है, 360 टोटल वैकेंसीज है इसमें। इसके बाद अगली है और वो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसका जो पोस्ट कोड है वो है 11 पोस्ट कोड नंबर 11। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वो है 128 टोटल वैकेंसीज है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में। और इसमें जो वैकेंसीज है टोटल 128, इनको 75 जो पोस्टें हैं वो है यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12 है वो ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 15 पोस्टें हैं वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं, एससी कैटेगरी के लिए 23 हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीटें रिजर्व की गई हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट के लिए ग्रुप सी में 128 टोटल वैकेंसी है, पोस्ट कोड है 11। इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर है 12, पोस्ट कोड नंबर 12 लैब अटेंडेंट। और लैब अटेंडेंट की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 161 161 टोटल पोस्टें हैं। 161 जो पोस्टें हैं लैब अटेंडेंट की ओवरऑल, इसमें से जनरल कैटेगरी के लिए है 76 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 है, एससी कैटेगरी के लिए 28 है, और एसटी के लिए 10 सीटें रिजर्व की गई हैं। 161 में से यूआर के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीसी के लिए 31, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 10 वैकेंसीज। ओवरऑल 161 वैकेंसीज है लैब अटेंडेंट, पोस्ट कोड नंबर 12। नेक्स्ट है मैस हेल्पर, ग्रुप सी की पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर 13 पे है।
मैथ्स हेल्पर की जो टोटल पोस्टें हैं वो है 442, 442। ओवरऑल जो मैथ्स हेल्पर की पोस्ट है 442, 442 पोस्ट है, 442। इनमें से जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए 216 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 44 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 43 पोस्टें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 106 सीटें हैं और एसटी के लिए 33 सीट रिजर्व की गई हैं। मैथ्स हेल्पर जो पोस्ट कोड नंबर 13 है इसमें 442 पोस्टें दे रखी हैं। उनका एक कैटेगरी वाइज यूआर में 216, ईडब्ल्यूएस में 44, ओबीसी में 43, एससी के लिए 106 और एसटी के लिए 33 सीटें रिजर्व की गई मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के लिए। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट बचती है वो है एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये है हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर की। ठीक है, पोस्ट कोड नंबर इसका 14 है, 14 है। एमटीएस की जो टोटल वैकेंसीज है वो 19 है, 19। इनमें से 11 है वो यूआर के लिए हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, 14 कैटेगरी की वैकेंसीज है। हर कैटेगरी के लिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड दे रखा है, जो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हर पोस्ट के नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा के साथ में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये पोस्ट कोड देख लेना, हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड दिखा रखा है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनका अलग से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का भी अलग से रिजर्वेशन कर रखा है। ठीक है, तो ये बेसिक से दिखा रखा है। हैंडीकैप कोटे के लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। और उसके बाद आगे इसमें बात करते हैं, इसमें पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो पोस्टें हैं 14 कैटेगरी की पोस्टें, 14 कैटेगरी की पोस्टें हैं। तो उसमें हर पोस्ट का सबसे पहले उन्होंने पे स्केल दे रखा है, उसके अलावा एज लिमिट दे रखी है, और उसके अलावा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिटेल दे रखी है। तो 1 बाय 1 करके जो भी पोस्टें हैं इसमें 14 कैटेगरी की सभी पोस्ट का हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल और एज लिमिट वगैरह डिटेल चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट थी वो है पोस्ट कोड नंबर 1 फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है। पोस्ट कोड नंबर 1 फीमेल स्टाफ नर्स, और इसमें जो पे स्केल है वो पे लेवल 7 में है। पे लेवल 7 है, 44,900 रुपये इसमें बेसिक है, 44,900 ये बेसिक सैलरी है इसमें। इसके अलावा टीए, डीए, एचआरए वगैरह सब कुछ अलग से दिया जाएगा। ठीक है, पे स्केल है इसका पे लेवल 7, 44,900, 44,900 बेसिक है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स इसमें मांग रखे। फीमेल स्टाफ नर्स में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास रेगुलर या फिर आपके पास रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है वो मैंडेटरी है, रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके अलावा 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए, कम से कम 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2.5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। इसके अलावा डिजायरेबल दिखा रखे है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी या रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, डिजायरेबल में दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 2, और ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एएसओ की पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की पोस्ट है। पे स्केल की बात करते हैं तो इसमें पे लेवल 6 है, पे लेवल 6 यानी कि 35,400 इसमें बेसिक सैलरी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 23 और मैक्सिमम 33 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए, कम से कम 23 साल और अधिकतम 33 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब इसके बाद इसमें बात करते हैं क्या डिटेल्स मांग रखे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल में तो आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके पास कम से कम 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एएसओ की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है और वो है ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट है पोस्ट कोड नंबर 3, ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर 3, और इसके लिए जो पे स्केल है वो है पे लेवल 6 में। पे लेवल 6 है, जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 रुपये है, इसमें भी 35,400 बेसिक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ऑफिस ऑडिट असिस्टेंट के लिए तो सिंपल बीकॉम मांग रखी है, बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद इसमें डिजायरेबल में दे रखा कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट वर्क्स इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये डिजायरेबल में दे रखा। अगर ये आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो
ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, सिंपल बीकॉम है तो आपके पास, ठीक है। इसके अलावा इसमें दिखा रखा है कि डायरेक्ट रिक्रूट्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसी एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज द स्मिथी में रिक्वायर। इसमें दिखा रखा है कि आपके पास कंप्यूटर का टेस्ट भी लिया जा सकता है जो आपको क्वालिफाई कराने की कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पोस्ट कोड नंबर 4। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट कोड नंबर 4 है। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे स्केल की बात करते हैं, इसमें पे लेवल 6 में है, ये भी 35,400 इसमें बेसिक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज है इसमें वो 32 ईयर्स दिखा रखे हैं, यानी कि मैक्सिमम में बात आपकी 32 साल होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में विद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश मीडियम में हो सकती है और हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैं 5 क्वालिफिकेशन दे रखे इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास कम से कम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का या फिर इंग्लिश टू हिंदी का, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अगली जो पोस्ट है और वो है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर 5 में। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट का जो पे स्केल है पे लेवल 6 में है, ये पे लेवल 6 है 35,400 ये बेसिक सैलरी होगी इसमें। एज लिमिट की बात करते हैं इसमें तो एज लिमिट है वो मिनिमम 23 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करते हो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज और PSU, यानी कि लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में दे रखा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये है लीगल असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड नंबर 6। स्टेनोग्राफर की पोस्ट कोड का जो पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 4 में है 25,500 रुपये इसमें बेसिक सैलरी है, 25,500 बेसिक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 28 मैक्सिमम 27 ईयर्स एज लिमिट हो सकती है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27, 18 से 27 साल एज लिमिट होनी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं उसमें है 12th पास आपके पास होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो स्किल टेस्ट है उसमें होनी चाहिए, स्किल टेस्ट मांग रखा है इसमें, जैसे डिक्टेशन है 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 80 वर्ड्स पर मिनट आपके पास डिक्टेशन स्पीड होनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे इंग्लिश में और 65 मिनट्स हिंदी में कंप्यूटर पे करवाया जाएगा, ठीक है। ये है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड नंबर 7। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 4 में है 25,500 इसमें बेसिक 25,500 रुपये बेसिक रुपये सैलरी है इसमें। एज लिमिट है 18 से 30 साल, कम से कम 18 मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तो उसमें BCA होनी चाहिए, फिर BSc CS IT से होनी चाहिए, या फिर आपके पास BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस और IT से कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है और वो है कैटरिंग सुपरवाइज़र। कैटरिंग सुपरवाइज़र पोस्ट कोड नंबर 8 है। और कैटरिंग सुपरवाइज़र का जो पे स्केल है पे लेवल 4 में है 25,500 इसमें बेसिक सैलरी 25,500 बेसिक होएगी कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए। और जो अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। कैटरिंग सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स दे रखी है। अब बात करते हैं कैटरिंग सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में इसमें मांग रखा है कि बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए दिखा रखा है। सिंपल इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट, तो आप कैटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। इसके बाद अगली जो पोस्ट है और वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और ये है हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर की
पोस्ट कोड नंबर 9 है ये। इसमें जो पे स्केल है ये पे लेवल 2 में है, यानी कि जो क्लरिकल कैडर की है ये 19,900 इसमें बेसिक है, 19,900 बेसिक सैलरी है। एज लिमिट की बात करते तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। इस पोस्ट के लिए अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है कि 12th क्लास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग है तो 30 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 12th क्लास वाले अप्लाई कर सकते हैं सिंपल, 30 वर्ड्स आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में या फिर हिंदी में, दोनों में से एक में होनी चाहिए, दोनों की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या फिर इसमें दिखा रखा है कि पास 12th फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट, ये हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें डिजायरेबल मांग रखा है। डिजायरेबल मांग रखा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डाटा एंड ऑपरेटर आपके पास होना चाहिए। 6 मंथ का डिप्लोमा हो तो भी अच्छी बात है, एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छी बात है। डिजायरेबल में है, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। इसके बाद अगली पोस्ट है वो सेम ही है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर, वो हेडक्वार्टर कैडर से थी, ये जवाहर नवोदय JNV कैडर से है। पोस्ट कोड नंबर 10 है इसका, पोस्ट कोड नंबर 10 है। पे स्केल की बात करें, पे स्केल सेम है, 19,900 रुपये बेसिक है पे लेवल 2 में। एज लिमिट भी सेम है, कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इस चीज़ के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी है 12th क्लास मांग रखी है। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। या फिर आपके पास जो +2 में 12th में आपके पास सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ये है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल में दे रखा आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजायरेबल में। अगर आपके पास डिजायरेबल में जो डिटेल्स वो अवेलेबल नहीं है तो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है और वो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और पोस्ट कोड नंबर है 11। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 2 में है, 19,900 इसमें बेसिक है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 और मैक्सिमम 40 साल एज लिमिट है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र 40 साल दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं इसमें, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी है वो आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, साथ के साथ में ITI होनी चाहिए या तो इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन में। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग और प्लम्बिंग में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये डिजायरेबल का कोई ज़रूरी नहीं है। ये है पोस्ट इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट, पोस्ट कोड नंबर 11 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट पोस्ट कोड नंबर 12 पे है। लैब अटेंडेंट का जो पे स्केल है पे लेवल 1 में है, बेसिक है 18,000, 18,000 बेसिक है इसमें। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए लैब अटेंडेंट की पोस्ट, कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए विद ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक। ये आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में 10वीं क्लास के अलावा। या फिर आपके पास 12th क्लास पास होनी चाहिए साइंस के साथ, 12th में साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10th है तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है वो है मैथ्स हेल्पर, पोस्ट कोड नंबर 13। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट पे स्केल पे लेवल 1 में है, 18,000 बेसिक है इसमें। एज लिमिट की बात करते तो कम से कम 18 साल, अधिकतम 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें आप 10th क्लास पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में मैथ्स या फिर स्कूल की मैथ्स में काम करने का। इसके अलावा पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट, जो भी स्किल टेस्ट होगा मैथ्स हेल्पर के लिए वो आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट है और वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS की पोस्ट है। MTS की पोस्ट ये हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस कैडर के, पोस्ट कोड नंबर 14 है। पे स्केल पे लेवल 1 में है, 18,000 इसमें बेसिक सैलरी है। MTS की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल है और अधिकतम 30 साल एज लिमिट दे रखी है MTS की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें सिंपल 10th क्लास आप अप्लाई कर सकते हो MTS की पोस्ट के लिए। सिंपल 10th क्लास पास वाले अप्लाई कर सकते हैं MTS की पोस्ट के लिए। तो ये सारी पोस्टें हैं जो 14 कैटेगरी की, सभी पोस्टों की एज लिमिट दिखा रखी है, पे स्केल दिखा रखा है
और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखे कि किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट दिखा रखी है, पे स्केल दिखा रखा, कितना आपकी सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। ठीक है, ये जो 14 पोस्ट है सभी की डिटेल्स दिखा रखी है। इसके अलावा जो एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन का प्रोविजन भी दे रखा है, एज रिलैक्सेशन दे रखा है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे SC ST को 5 साल की छूट दे रखी है, OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 साल की छूट दे रखी है। इसके अलावा जो अलग अलग पोस्टें हैं, हर पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन की बात थी। अब इसमें बात करते हैं कि जो कट ऑफ डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो 30 अप्रैल 2024 तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है वो 30 अप्रैल 2024 के हिसाब से ही आपको चेक किया जाएगा। जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल जो फॉर्म अप्लाई करने की, उसके हिसाब से ही आपकी डेट ऑफ जो लास्ट डेट है वो क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की वो चेक की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी कैटेगरी के हिसाब से। और उसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, मोड ऑफ सिलेक्शन की। और जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा, और वो होगा लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। जो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू दोनों चीज़ होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो और पोस्ट बच गई जैसे फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट, MTS की पोस्ट हैं। इनमें जो सिलेक्शन किया जाएगा वो सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे किया जाएगा, जो आपका एग्जाम होगा उसके बेसिस पे। लेकिन लीगल असिस्टेंट की पोस्ट में इंटरव्यू भी होगा, बाकी किसी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो पोस्ट बच गई जैसे स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर और मैथ हेल्पर की, इसमें सबसे पहले आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे टाइपिंग टेस्ट हो गया, फिर प्लम्बर वाले में अलग से, मैथ्स वाले में अलग से ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी, द मोड ऑल द नोटिफाइड फॉर विल बी द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीवेज एंड मे बी चेंज। जो भी डिटेल्स है वो बाद में चेंज भी की जा सकती है, वो एक अलग चीज़ है। अब इसमें दिखा रखे हैं कि जो भी पोस्टें हैं वो किस किस स्टेट के किस किस शहर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जो पोस्टें हैं उनके लिए। तो ये हर स्टेट के हर सिटी में दिखा रखा है किस किस सिटी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, किस किस स्टेट में। जैसे ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट दे रखे, आंध्र प्रदेश के जितने भी शहर हैं इनमें प्रीलिम्स होगा। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट के हिसाब से आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, हर स्टेट में एक दो सेंटर इन्होंने बना रखे हैं, तो हर स्टेट में इनका एग्ज़ाम कनेक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे डिटेल्स चेक करते हैं। और अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसके लिए कैसे क्या आपका एग्ज़ाम प्रोसीजर आएगा। उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स जो पोस्ट है उसमें जो टेस्ट की डिटेल्स हैं वो टेस्ट इस हिसाब से टोटल 4 सेक्शन होंगे। इसमें 4 सेक्शन में सबसे पहला जो पार्ट 1 है वो रीजनिंग होगा। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर का होगा। ठीक है, कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरा जो सब्जेक्ट हो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएंगे, 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, 15 नंबर का होगा। तीसरा जो थर्ड पार्ट है वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट की, 20 मार्क्स आएंगे, यानी कि 10 मार्क्स की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इसके अलावा जो पार्ट 4 है वो सब्जेक्ट नॉलेज से हिसाब से स्टाफ नर्स का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से पूछे जाएंगे, और वो आएंगे 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट हो ओवरऑल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1। इसके बाद बात करते हैं जो पोस्ट नंबर अगली थी वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स में आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, और जो टोटल नंबर पार्ट है इसमें 5 पार्ट्स में एग्जाम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। 5 पार्ट में पार्ट 1 होगा वो रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड पे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो सिंपल बेसिक मैथ बोलते हैं वो, उसके भी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का होगा। इसके बाद पार्ट 3 में है लैंग्वेज टेस्ट, 15 क्वेश्चन हिंदी से और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। इसी तरह ओवरऑल 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज टेस्ट में, 30 मार्क्स का आपके पेपर होगा। और पार्ट 4 में है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट 5 है जो लास्ट वो है ऑफिस मैनुअल एंड प्रोसीजर, CCS कोड ऑफ कंडक्ट रूल, CCA रूल और लीव वगैरह रूल्स जो भी हैं
ये सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके रिलेवेंट है, उसके रिगार्डिंग है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो ओवरऑल ये 5 पार्ट पूछे जाएंगे और हर के नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखा रखे हैं, हर पार्ट के कितने क्वेश्चन होंगे, और आपको टोटल 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, 150 मिनट्स का। ओवरऑल है वो 120 क्वेश्चन है, 120 ही मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है। और 120 मिनट का 150 मिनट का पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर होगा, 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर जो 3 है और वो है ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट में, और इसमें जो डिटेल सिलेबस दे रखा है, इसमें पार्ट 1 में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज टेस्ट 10 फ्रॉम इंग्लिश 10 फ्रॉम हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और उसके अलावा जो लास्ट में बच गए सब्जेक्ट नॉलेज, उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ओवरऑल 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स का आपका पेपर होगा अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ऑडिट असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 4, और पोस्ट कोड नंबर 4 थी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें पार्ट 1 है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। नेक्स्ट ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। नेक्स्ट है रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और उसके बाद पार्ट 5 है सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ओवरऑल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसके बाद है पोस्ट कोड नंबर 5, और ये है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट में 2 स्टेज में एग्जाम होगा। स्टेज 1 वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा लीगल असिस्टेंट की, और स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा। तो जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है इसमें ये 5 सेक्शन दे रखे, 5 पार्ट में एग्ज़ाम होगा सेक्शन 1 का। जो इसमें सबसे पहले रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर की रीजनिंग आएगी। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उसके बाद 15 क्वेश्चन इंग्लिश 15 हिंदी, ओवरऑल 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स 30 मार्क्स। उसके बाद बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके अलावा जो है ये सब्जेक्ट रिलेटेड होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, 70 क्वेश्चन हो गए 70 मार्क्स का, ठीक है। 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 180 मिनट्स का। ओवरऑल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। 4-5 पार्ट हैं जो इनमें से पेपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस किस हिसाब से, और 150 मार्क्स ऑफ स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, और ये है पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, ठीक है। पार्ट 6 में पोस्ट कोड 6 में, इसमें भी 2 स्टेज में एग्जाम होगा। स्टेज 1 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्केल 2 में स्किल टेस्ट होगा स्टेज 2 में। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें 3 पार्ट्स होंगे। पहला होगा लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर का। सेकंड पार्ट में होगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और लास्ट होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। स्टेनोग्राफर के लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। MCQ बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। स्किल टेस्ट जो होगा उसमें डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश में और 65 हिंदी में होनी चाहिए। इसके बाद अगला है 7 पे, और वो है फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर में एग्जाम होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें रीजनिंग पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और MS वर्ड 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल 130 पर्सन हो गए, 130 नंबर का पेपर होगा। 2-2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 150 मिनट का। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट का ये डिटेल सिलेबस दे रखा है, एग्जाम पैटर्न दिखा रखा है। इसके बाद आगे है, और वो है कैटरिंग सुपरवाइजर। कैटरिंग सुपरवाइजर इसमें 5 पार्ट में टेस्ट है ये। इसमें पहले आएगा रीजनिंग की 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, 15 नंबर के जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज से, 10 इंग्लिश से, 10 हिंदी से 20 नंबर का। 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन आएंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 नंबर के। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो आएंगे प्रोफेशन नॉलेज से, कैटरिंग से रिलेटेड, ठीक है, 60 नंबर का वो। ओवरऑल 120 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 120 नंबर का पेपर होगा, और 150 मिनट का, यानी कि 2.5 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा कैटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। इसके बाद आगे हैं, और वो है पोस्ट कोड नंबर 9 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैटर की।
इसमें है स्टेज 1, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, और स्टेज 2 में टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा स्टेज 1 में, उसमें 5 पार्ट्स पूछे जाएंगे। पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 30 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से 30 क्वेश्चन ये हो गए 30 मार्क्स के। उसके बाद आएंगे 30 क्वेश्चन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 मार्क्स का। ओवरऑल 130% पूछे जाएंगे 130 मिनट में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। इसको भी जो आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर के लिए। उसके बाद स्टेज 2 में वो टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा आपका, जो 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है और वो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर से। इसमें स्टेज 1 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेज 2 में टाइपिंग टेस्ट है। तो स्टेज 1 में इसमें जो एग्जाम पूछा जाएगा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन हो गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 नंबर के, 30 क्वेश्चन हो गए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 30 मार्क्स के। इसमें से 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके अलावा कंप्यूटर के नॉलेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ओवरऑल 130 नंबर का पेपर होगा, 130 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम टाइम 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर की पोस्ट के लिए। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा स्टेज 2 में। उसके बाद अगला है और अगली जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट के लिए सबसे पहले स्टेज 1 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 15 इंग्लिश के, 15 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद पार्ट 4 में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 60 मिनट में 120 ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट का पेपर होगा, 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट के लिए आपको ट्रेड से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 ही नंबर का पेपर होगा। उसके बाद स्टेज 2 में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद है पोस्ट कोड नंबर 12 लैब अटेंडेंट की। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए बात करते हैं, जो एग्ज़ाम होगा उसमें तो वही सेम 4 पैटर्न है, 4 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में है रीजनिंग। रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 15 यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क। नेक्स्ट है सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस के भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर का। उसके बाद है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, ओवरऑल 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का ये होगा लैंग्वेज टेस्ट। इसके बाद होगा सब्जेक्ट का टेस्ट, जो लैब अटेंडेंट है उससे रिलेटेड। ठीक है, 60 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे, 60 नंबर का वो होगा। तो ओवरऑल जो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का आपका पेपर होगा। और जो टोटल टाइम दिया जाएगा पेपर को आपको अटैम्प्ट करने के लिए वो 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। 120 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ये 4 पार्ट उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ये था एग्जाम पैटर्न लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए पोस्ट कोड नंबर 12 पे। इसके बाद जो अगली जो पोस्ट है और वो है मैथ्स हेल्पर, पोस्ट कोड नंबर 13। मैथ्स हेल्पर में भी 2 स्टेज एग्जाम होगा। पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेज 2 में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सबसे पहले रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। उसके बाद 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी से, 20 क्वेश्चन हो गए, 20 नंबर का पेपर होगा इसका। और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नॉलेज यानी कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन रिसिप्ट, इनके बारे में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 नंबर का। ओवरऑल जो पेपर होगा मैथ्स हेल्पर का 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का ही आपका पेपर होगा मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के लिए। जो टाइम दिया जाएगा वो 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के लिए, जो स्टेज 1 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। और उसमें स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट है वो है पोस्ट कोड नंबर 14 और पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट के लिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है इसमें 3 टाइप में पेपर होगा, 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन हिंदी से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 40 क्वेश्चन हो गए टोटल 40 नंबर का। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का होगा। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के, 20 नंबर का पेपर होगा। और 40 नंबर का बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होगा MTS के लिए। और टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा।
उसके अलावा जो बाकी डिटेल्स है एग्जाम शेड्यूल वगैरह वो आपको एडमिट कार्ड पे दिए जाएंगे, और एडमिट कार्ड जो इनकी ऑफिशियल साइट है यहाँ से आपको मिलेंगे www.navodaya.gov.in। तो ये सारी डिटेल्स थी जो पोस्ट हैं एनवीएस में, नॉन टीचिंग पोस्ट है सारी, 14 कैटेगरी के पोस्ट, 14 कैटेगरी की, और हर पोस्ट के लिए अलग अलग डिटेल्स दिखा रखी है, अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है, सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 22 मार्च से लेके, और जो इसकी लास्ट डेट है इसकी वो है अप्रैल, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो ये सारी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए अलग पे स्केल है, सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। तो ये है एनवीएस की जो भी नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, ये जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 30 अप्रैल से पहले अप्लाई कर दे एनवीएस की ऑफिशियल साइट से। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस एनवीएस की तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट्स है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।